चलिए जुड़ना शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं यूपीएससी ऑप्शनल स्टडी आईक्यू। हम लोग समाधान सीरीज में पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए जुड़ते हैं। आज भी मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं और एक नए विचारक, एक नए व्यक्ति के संबंध में, जिसको भारत के परिप्रेक्ष्य में चार्वाक दर्शन से जोड़कर देखा जाता है। पश्चिम में इसे उपयोगितावाद का जन्मदाता के रूप में देखा जाता है। सुखवादी दर्शन माना जाता है उपयोगितावाद को, और उपयोगितावाद के जन्मदाता के रूप में हम बेंथम को देखते हैं। नाम है इनका जेरमी बेंथम। अगर हम बेंथम की बात करें तो इंग्लैंड में पैदा हुए जेरमी बेंथम। इनके संबंध में अगर हम देखना चाहें तो कई सारे रूपों में बेंथम को हम लोग देख पाते हैं। जैसे बेंथम की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं कि जो बेंथम है, जेरमी बेंथम, नाम देखिए इनका क्या है। इनका नाम है जेरमी बेंथम। जेरमी बेंथम, बेंथम, है ना, बेंथम। ये एक दार्शनिक हैं, दार्शनिक हैं। देखिए दार्शनिक हैं, एक लेखक हैं, एक इन्हें वैज्ञानिक भी माना जाता है। इसके अलावा ये कानूनविद हैं, कानूनविद हैं, कानूनविद हैं, समाज सुधारक, समाज सुधारक। देखिए समाज सुधारक, इतने सारे रूपों में हम लोग जेरमी बेंथम को देखते हैं। इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण विचार है, सबसे महत्वपूर्ण विचार है, सबसे महत्वपूर्ण विचार है, वो है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद, उपयोगितावाद, उपयोगितावाद के जन्मदाता के रूप में हम लोग जानते हैं। जन्म उपयोगितावाद के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। देखिए जन्मदाता के रूप में जानते हैं। और जेरमी बेंथम गुरु है जेएस मिल का। जेएस मिल का भी नाम आप लोग जानते हैं। तो जेएस मिल के गुरु के रूप में जेरमी बेंथम को जानते हैं। बेंथम का जो विचार है वो उपयोगितावाद है। उपयोगितावाद का आधार सुख है। सुख है, इसलिए इनके विचार को सुखवाद भी कहा जाता है। और सुखवाद को आप इस रूप में देखेंगे कि इनका बड़ा प्रसिद्ध विचार है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। देखिए अधिकतम व्यक्तियों का, व्यक्तियों का, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का, व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम सुख, ये बेंथम के उपयोगितावादी विचार का आधार है। बेंथम के उपयोगितावादी विचार का आधार है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है, ध्यान रखिए आधुनिक संबंध में जो हमारा शासन व्यवस्था जो सबसे लोकप्रिय है, लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का भी अगर आप आधार देखेंगे तो उस लोकतंत्र का भी आधार आपको अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख अर्थात बहुमत का शासन दिखेगा। तो लोकतंत्र जिस बहुमत के सिद्धांत पर आधारित है, उस बहुमत के सिद्धांत में के मूल में जो विचार है वो विचार बेंथम का उपयोगितावाद का आधार, सुखवाद का आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। अब अगर हम राज्य के बारे में बात करें, बेंथम के राज्य के विचार में आप बात करेंगे, राज्य विचार पर आप बात करेंगे, या बेंथम के कानून विचार पे आप बात करेंगे, या बेंथम स्वतंत्रता विचार पे आप बात करेंगे, या अधिकार विचार पर आप बात करेंगे, या न्याय विचार का आप बात करेंगे, किसी भी विचार पे आप बात कर लीजिए, इन सब का एकमात्र आधार है उपयोगिता। देखिए बड़ा सरल सा सिद्धांत इन्होंने दिया। इन सब का आधार है उपयोगिता, अर्थात अगर राज्य उपयोगी है तो राज्य होना चाहिए, कानून उपयोगी है होना चाहिए, स्वतंत्रता अगर उपयोगी है तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, अधिकार उपयोगी है तो अधिकार होना चाहिए, न्याय उपयोगी है तो न्याय होना चाहिए। तो न्याय करते समय भी उपयोगितावादी सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। अधिकारों का उपयोगितावादी सिद्धांत, स्वतंत्रता का उपयोगितावादी सिद्धांत, कानून का उपयोगितावादी सिद्धांत और राज्य विचार का उपयोगितावादी सिद्धांत। मतलब जब भी हम किसी संसार की किसी वस्तु व्यवस्था के होने या न होने का निर्णय करें तो उसके बीच में हमें क्या देखना होगा, उपयोगिता, कि क्या वो उपयोगी है, किसके परिप्रेक्ष्य में, व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, किसके परिप्रेक्ष्य में, व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में क्या वो उपयोगी है।
इसीलिए आप देखेंगे कि उपयोगितावादी विचार भौतिकतावादी होगा, व्यक्तिवादी होगा, स्वतंत्रतावादी होगा। तो जितने भी व्यक्तिवादी होंगे वो सब भौतिकतावादी होंगे। वो सब राज्य को इस आधार पर स्वीकार करेंगे कि राज्य कितना उपयोगी है। वेंथम तो अलग ही ढंग के सुख की बात करता है। उपयोगिता का आधार क्या है? सुख। कोई चीज उपयोगी है ये किससे डिसाइड होता है? वो होता है सुख से। फिर पूछा जाए सुख क्या है, तो ये कहता है कि जो चीजें हमें आकर्षित करती हैं वो सुख है, जो चीजें हमें विकर्षित करती हैं वो दुख है। और इसका आधार क्या है? मात्रा। मतलब कहता है कि सुख के मापक हो सकते हैं, और उस मापक, सुख का जो मापक है वो है मात्रा। सुख मात्रात्मक होता है, सुख के गुणात्मक व्यवस्था की बात ही नहीं करता। तो सारा का सारा इसका जो आधार है वो टिका हुआ है सुख पर। और सुख के लिए हमें जो चाहिए वो सब मान्य है। जैसे अगर पूछा जाए, कोई व्यक्ति पूछता है वेंथम से कि अगर स्वतंत्रता के स्थान पे हमें परतंत्रता में सुख मिले तो क्या परतंत्रता स्वीकार्य है? कहता है हाँ। क्योंकि सुख का कोई गुणात्मक स्वरूप नहीं होता, सुख केवल और केवल मात्रात्मक होता है। और मात्रा का सुख का मतलब जिस भी कार्य को करने में आपको अधिक आनंद आता है, आपको वो काम करना चाहिए। कहता है कि अगर आपको पुष्पिन खेलने में, सांप सीढ़ी खेलने में, पबजी खेलने में मजा आ रहा है तो पबजी खेलिए। और अगर आपको साहित्य पढ़ने में मजा आ रहा है तो साहित्य पढ़िए। और साहित्य और पबजी का अगर दोनों का आनंद समान मात्रा का है तो आप स्वतंत्र हैं कि आपको जो उसमें से मजा ज्यादा लगे या जो चुनाव करना हो, आप स्वतंत्र हैं। मतलब मतलब इस दोनों व्यवस्थाओं का, साहित्य पढ़ने का और चौसा खेलना या पबजी खेलना, सांप सीढ़ी खेलना, लूडो खेलना, इसका अगर मात्रा में दोनों का आनंद बराबर है तो ये दोनों समान रूप से उपयोगी हैं। हालांकि ये नैतिकतावादी, आध्यात्मिकतावादी, बुद्धिवादियों के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं। बुद्धिवादियों के हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो सुकर दर्शन हो गया, सुअर दर्शन हो गया। जैसे सुअर भी क्या करता है? मात्रा को ध्यान देता है, गुणात्मक को नहीं। एक तरफ पौष्टिक भोजन रखा हो साफ सुथरा, और एक तरफ नाली बह रही हो, और सुअर को उस नाली में गंदगी खाने में अगर ज्यादा मजा आ रहा है तो सुअर उसी को प्राथमिकता देगा। ऐसा इस कारण से उपयोगितावादी विचार सुखवादी, भौतिकतावादी, व्यक्तिवादी होने के बावजूद भी इंग्लैंड के लोगों को आकर्षित नहीं कर सका। इसलिए नहीं आकर्षित कर सका कि इसमें नैतिकता दूर दूर तक नहीं है। वेंथम से पूछा गया कि नैतिकता के बारे में क्या विचार है, वो कहता है नैतिकता अगर सुख देती है तो नैतिकता होनी चाहिए, और नैतिकता सुख नहीं देती है तो नहीं होना चाहिए। होगा वही जो उपयोगी होगा। ऐसा क्यों वेंथम कह रहा है? क्योंकि वेंथम ने अपने जीवन में सुख को बड़े नजदीक से महसूस किया। वेंथम पैदा एक समृद्ध परिवार में होता है। मैंने हमेशा कहा है कि आपके भौतिक परिवेश तय करेंगे कि आपका विचार क्या होगा। आपके विचार नहीं तय करेंगे कि बाहर का समाज कैसा होगा। और ये मार्क्स की अंतिम लाइन है। और आप जानते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में प्लेटो टू मार्क्स, प्लेटो पूर्ण भौतिकता, पूर्ण बुद्धिवादी है। और वही बुद्धिवाद धीरे 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 करके कहाँ जाता है? भौतिकतावाद में। और मार्क्स, मार्क्स पूर्ण भौतिकतावादी है। प्लेटो टू मार्क्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आपका चलता है, और उसमें भौतिकतावाद के रूप में महत्वपूर्ण विचारक है आपका वेंथम। तो वेंथम अपने जीवन में पैदा होता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, अच्छा काम करता है, अच्छे व्यवहार उसके होते हैं, अच्छे दोस्त मित्र होते हैं। और जब वो युवा काल में कुछ करने के योग्य होता है तो उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उत्तराधिकार में बहुत सारी संपत्ति मिल जाती है वेंथम को। इसलिए वेंथम ने आजीवन कभी काम ही नहीं किया। वेंथम ने अपने जीवन में कभी कमाई के लिए काम नहीं किया। और आपको याद होगा रूसो का कथन कि जो लोग आजीविका के लिए चक्कर में पड़े रहते हैं वो महान नहीं सोच सकते। वेंथम की महानता क्या है? कहा जाता है कि वेंथम को जितने लोग इंग्लैंड में नहीं जानते उससे ज्यादा लोग यूरोप में जानते, और जितने लोग यूरोप में नहीं जानते उससे ज्यादा लोग उसे लैटिन अमेरिका के कोयले की खान में जानते हैं।
लैटिन अमेरिका के मजदूरों में वो उतना ज़्यादा फेमस है जितना ज़्यादा वो यूरोप में नहीं फेमस है, और जितना वो यूरोप में फेमस है उतना इंग्लैंड में नहीं फेमस है। क्यों? क्योंकि ये समाज सुधारक भी है। इसने लोगों के सुधार, भौतिकतावादी कल्याण के लिए बड़ी बात की। इसने कानून सुधार पे पूरा विचार दिया, न्याय सुधार पे विचार दिया, दंड सुधार पे विचार दिया, जेल सुधार पे विचार दिया, श्रम सुधार पे विचार दिया। समाज की जितनी समस्याएं थी हर समस्याओं पे इसने विचार किया। लिखने की इसकी आदत सी थी। ये हर दिन 10, 20, 25, 50 पेज लिखता था। इसके रहते हुए किसी कोई पुस्तक को इसने छपने का काम नहीं किया। लेकिन जब ये मरा तो इसके घर से 100 बड़े बड़े लोहे की संदूकें मिली, जिसमें केवल पन्ने भरे हुए थे। और बाद में इसके शिष्यों ने उस पन्नों को जोड़ के पब्लिक किताबें प्रकाशित की। 100 से ज्यादा किताबें एक प्रकाशित हो गई वेंथम की, जबकि अपने जीवित रहते वेंथम ने प्रकाशन पे, लेखन पे बड़ा काम किया, प्रकाशन पे ध्यान नहीं दिया। और उत्तराधिकार से इतनी संपत्ति थी कि आजीवन वेंथम ने कभी काम नहीं किया, कभी रोजगार नहीं किया। पूरा जीवन केवल और केवल चिंतन में, वैज्ञानिक खोजों में, शोधों में, दार्शनिक विचारों में, समाज सुधारकों में अपना पूरा जीवन इसने व्यतीत किया। और इसका ही परम शिष्य जे.एस. मिल था, जिसे हम स्वतंत्रता के मसीहा के रूप में जानते हैं। तो वो कहीं न कहीं वेंथम के विचारों से ही वो सारे विचार निकलते हैं। तो इस विचार को अगर हम पूर्वी विचार से, भारतीय विचार से तुलना करें तो अक्सर चारवाक दर्शन, ओशो दर्शन के साथ इसको जोड़ के देखते हैं। ये भी सुखवादी है, सुख को महत्व देता है, सुख प्राथमिक है, बाकी हर चीज द्वितीयक है। और सुख के लिए हर वो व्यवस्था जो महत्वपूर्ण है, जो उपयोगी है, उसे हम स्वीकार कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उपयोगितावाद का इस्तेमाल हम नैतिकता में नहीं करते। नैतिक सिद्धांतों में भी उपयोगितावाद एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और प्रशासन में तो, राजनीति में तो नैतिक निर्णय का मतलब ही है उपयोगितावादी निर्णय। नैतिक निर्णय का मतलब ही है, नैतिक समाधान का मतलब ही है उपयोगितावादी समाधान। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। जब आप एथिक्स पढ़ेंगे तो एथिक्स में भी आपको नैतिक दुविधा से निकलने के जो उपाय हैं, उस उपाय में उपयोगितावादी दृष्टिकोण है कि आपको वो निर्णय लेना चाहिए जो निर्णय अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम मात्रा में सुख पहुंचाता हो। और ऐसा निर्णय अगर आप लेते हैं तो ये निर्णय वैधता का भी आधार है। अगर आप लीगलिटी की बात करते हैं, वैधता की बात करते हैं, तो ये निर्णय आपका सर्वाधिक वैध होगा, क्योंकि सर्वाधिक सहमति के साथ होगा, और सहमति वैधता का आधार है। तो ऐसी दशा में आप वेंथम को जब देखेंगे तो ओशो के साथ हम इसकी तुलना कर सकते हैं, चारवाक के साथ, यथा जीवेत यथा यावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पीबेत, इसके साथ जुड़ता है। ये भी हर उन चीज को एक्सेप्ट करता है जो सुख देता है। और सुख का मतलब है ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सुख, सुख का मतलब है भौतिक सुख, सुख का मतलब है जिस सुख का मापन किया जा सके, अर्थात मात्रात्मक सुख। हालांकि इसका विचार, इसका जो शिष्य है जे.एस. मिल, वो इसलिए ज्यादा लोकप्रिय और ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि वो अपने गुरु के विचारों के एक पक्षीय विचारों को संतुलित करने का प्रयास किया, भौतिकता के साथ नैतिकता जोड़ने का प्रयास किया। उसके 2-3 कथन जो कल फिर हम लोग जब क्लास देखेंगे तो उसमें हम लोग पाएंगे कि मिल के बारे में बातचीत करेंगे। मिल की स्टोरी की बात करेंगे, जन्म से लेके जो उसके साथ हुआ, जिसके कारण उसको स्वतंत्रता इतना इंपॉर्टेंट हुआ कि उसने अपने गुरु के विपरीत कहा स्वतंत्रता प्राथमिक है, उपयोगिता द्वितीयक। वो कहता है एक संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है एक असंतुष्ट सुकरात हो जाए। चर्चा करेंगे इस पे। इसी तरीके से ये क्लासेस आपको मिलती हैं जो बैकग्राउंड स्टोरी से आपको ये समझाने का प्रयास करती है कि किसी भी थिंकर्स को, विचारक को समझने के लिए आपको उसके विचार को समझने से पहले आपको उसकी परिस्थितियां और उसके व्यक्तित्व को समझना होगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसके लिए आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। समाधान सीरीज है, ये 15 मिनट के लिए आपकी आती है, लेकिन इसमें बहुत कुछ PSIR से जो कठिन आप समझते हैं वो आपके लिए सरल हो सकता है। देखिए, अगर आप PSIR के लिए सोच रहे हैं और 2026 के बैच को अब आप तैयार करना चाहते हैं और 2026 के लिए सबसे सही समय है अपनी तैयारी शुरू करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में स्टडी IQ आपके लिए लेकर 2026 का PSIR ऑप्शनल हिंदी माध्यम में लेकर आया है एक बड़ी छूट के साथ। न्यू ईयर बैच है,
वैसे फीस 20,499 होती है, लेकिन अगर आप अपना एडमिशन 27 दिसंबर के पहले पूरा करते हैं तो आपको केवल 12,999 रुपये में ये बैच मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, 27 दिसंबर लास्ट डेट है। और ये छूट कब मिलेगी? जब आप स्टडी IQ के ऐप पे या वेबसाइट पे जाके AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। इस AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ आप जुड़ सकते हैं। क्लासेस दोपहर में 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में होती है। क्लासेस का जो तरीका है वो समझने का, पढ़ने का, लिखने का, नोट्स बनाने का सब है। कंप्लीट नोट्स आपको PDF में मिलते हैं। आपके जो लाइव जो सेशन है वो सब लाइव होते हैं। और जो आंसर राइटिंग है उसका भी लाइव सेशन होता है। जो आंसर आप लिख कर देते हैं उसकी भी लाइव मार्किंग होती है। तो एक महत्वपूर्ण गुणात्मक बैच अगर आप स्टडी IQ पे UPSC के लिए ढूंढ रहे हैं और 2026 का PSIR देख रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के इस बैच पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास को लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों मित्रों तक जरूर भेजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में JS मिल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।